अध्याय 16 घावों का पता लगाना। जैसे ही समूह बेर के बाग से बाहर निकला, शाम ढलने लगी थी। वापसी की यात्रा शांतिपूर्ण रही। घने जंगल से बाहर कदम रखते ही यानमिंग जोशी और बाकी बचे युवा सदस्यों ने चैन की सांस ली। यह सद्भावपूर्ण खजाने की खोज आखिरकार सफलतापूर्वक समाप्त हो गई थी। उनकी जान बच गई, मिशन पूरा हो गया और खजाना उनके हाथों में था, एक ऐसा खजाना जो निश्चित रूप से उनका था। यह विचार उनके दिलों को सुकून से भर गया, मानो कोई बिल्ली उनके भीतरी इच्छाओं को धीरे से गुदगुदा रही हो। यानमिंग जोशी ने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा और कहा, युवा नायकों, कृपया धैर्य रखें। हम थम पीक पर पहुंचकर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर वह सबको थम पीक की तलहटी में वापस ले गया। सभी लोग लेटे हुए बैल की मूर्ति के चारों ओर बैठ गए और यानमिंग जोशी ने कहा, युवा वीरों, यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब कृपया परिणाम अपने अपने संप्रदायों और विद्यालयों में ले जाएं और मेरी शुभकामनाएं भी ले जाएं। कृपया अपने गुरुओं को चंद्र कैलेंडर के दूसरे महीने के दूसरे दिन, जब ड्रैगन अपना सिर उठाता है, उसी पुराने स्थान पर फिर से मिलने के लिए आमंत्रित करें और हम सब मिलकर दावत करेंगे और आनंद मनाएंगे। इतना कहने के बाद, मानो और अधिक देर तक रुकना न चाहकर, उसने अभिवादन के रूप में अपने हाथ जोड़े और किसी के कुछ बोलने से पहले ही अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ से नीचे उतर गया। बाकी बचे लोगों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। तान बंधुओं ने अपने खास अंदाज में आगे बढ़ते हुए चलना शुरू किया। उनके पीछे वैन वेनहाई और जू किंग चल रहे थे। उन्होंने मां शियांगयांग और सितु पिंग को प्रणाम किया और फिर जाने के लिए मुड़ गए। अचानक वैन वेनहाई को कुछ याद आया और वे रुक गए। उन्होंने सितु पिंग से कहा, मुखिया सितु, उस दिन मैं लुझेन से गुजर रहा था और किसानों के एक समूह को बचाने के एक छोटे से मामले में दखल दिया था। मुझे डर है कि मैंने आपको नाराज कर दिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। सितु पिंग, जो बहुत समझदार थे, ने तुरंत प्रणाम किया और कहा, अगर मेरे अधीनस्थों ने असभ्यता दिखाई हो तो कृपया मुझे माफ कर दें, युवा वीर वैन। अगर भविष्य में कभी ऐसी कोई बात हो तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखने में मेरी मदद करेंगे। वैन वेनहाई मुस्कुराए और बोले, जरूर जरूर, फिर मिलेंगे। इतना कहकर वे और उनकी छोटी बहन उसी रास्ते से तेजी से चले गए। पलक झपकते ही वोन्यू स्टोन पर केवल 2 लोग रह गए। इस समय सितु पिंग कुछ बेचैन महसूस कर रहे थे। सौभाग्य से मां शियांगयांग ने कहा, मुख्य सितु, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। चूंकि आप इस मामले के बारे में जानते हैं और इसमें शामिल भी हैं, कृपया मेरे साथ वान जियानफेंग चलें। सब कुछ मेरे तलवार मास्टर द्वारा तय किया जाएगा। आपका क्या कहना है? सितु पिंग ने सिर हिलाकर कहा, जैसा आप कहें, युवा नायक। फिर वह मां शियांगयांग के पीछे उसी रास्ते से वापस चला गया। कुछ समय के लिए लेटे हुए बैल के पत्थर के आसपास का क्षेत्र फिर से सुनसान हो गया। जैसे ही शाम ढलने लगी, मार्शल आर्ट के जानकारों का समूह घोड़ों पर सवार होकर तेजी से जा रहा था। उसी समय झांग शियाहुआ और कसाई लियू भी गो गांव लौट आए। लियू कियान और लियू युयुए झांग परिवार के छोटे से घर में बातें कर रही थी और साथ ही गो सुफेई को सिलाई कढ़ाई में मदद कर रही थी। जैसे ही कसाई लियू पास आया, लियू युयुए की नज़र झांग परिवार के आंगन की नीची दीवार पर पड़ी। जब उसने उस हट्टे कट्टे आदमी को देखा जिसका वह दिन भर से इंतजार कर रही थी, जिसे उसने अनगिनत बार गेट से बाहर देखा था, तो लियू युयुए खुद को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी, बाहर भागी और कसाई लियू की बाहों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, पापा,
उसके चेहरे से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे मोती किसी जेड़ की थाली पर गिर रहे हों। कसाई लियू ने अपनी बेटी को थाम लिया, उसके कंधे को प्यार से थपथपाया। उसकी अपनी आंखें भी लाल हो गईं। उसने सोचा था कि वह अपनी बच्ची को नए साल पर बाहर जाकर मजे करने देगा, लेकिन इसके बजाय यह हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बच्ची बहुत डरी हुई थी। पीछे पीछे आई लियू कियान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इतने लंबे समय बाद अपने परिवार को देखकर वह भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई। झांग काई अपनी छड़ी के सहारे घर से बाहर आए और कसाई लियू को अंदर ले गए। इतने सारे लोगों के आने से छोटा सा मुख्य कमरा और भी भीड़भाड़ वाला लगने लगा। सौभाग्य से ग्रामीणों ने कुछ शिष्टाचार की बातें की और फिर अपने अपने घर चले गए। झांग काई ने लियू को दरवाजे तक छोड़ा और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। झांग शियाहुआ अपने 2 बड़े भाइयों से मिलने छोटे से घर लौटी। झांग शियाओलोंग और झांग शियाहू को ज्यादा चोटें आई थी। उन्होंने झांग काई को अपने पिता पर हुए हमले से बचाया था और गुंडों के ज्यादातर वार उन्हीं पर पड़े थे। सौभाग्य से शियाहू की कोई हड्डी नहीं टूटी थी और वह अब कांग, गर्म ईंटों का पलंग पर लेटा हुआ अपने बड़े भाई से बेसुध बातें कर रहा था। शियाओलोंग की चोटें भी शियाहू जैसी ही थी, लेकिन उसका एक हाथ टूटा हुआ था और पिछली रात पशुचिकित्सक ओल्ड चेन ने उसे परेशान किया था, जिसके कारण वह दर्द से जागता रहा और दिन भर सुस्त महसूस करता रहा। वह अपनी ऊर्जा की कमी को छिपा नहीं पा रहा था। झांग शियाहुआ को अंदर आते देख झांग शियाहू ने पूछा, क्या लियू कियान का परिवार यहाँ है? झांग शियाहुआ ने कहा, हाँ, मैं अभी अभी अंदर आई हूँ। झांग शियाहू ने फिर पूछा, क्या कोई और है? जियाओ हुआ ने उत्सुकता से पूछा, वहाँ और कौन है? श्याओहू ने कहा, एक बिचौलिए। झांग शियाहुआ पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके बगल में खड़े झांग शियाओलोंग ने हंसते हुए कहा, दूसरे भाई की बकवास पर ध्यान मत दो। झांग शियाहुआ तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है और फिर मजाक में बोली, जल्दी ही होगा। वे आज नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कल तक आ जाएंगे। सगाई के उपहार वगैरह तैयार करने में भी समय लगेगा। हमें अपने बहादुर भाई के इस नेक काम के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोचो जरा, 20-30 गुंडे, और तुमने अपनी प्रेमिका के लिए गुस्से में आकर ये काम किया। बहन लियू कियान पहले ही पिघल चुकी है। अगर वो तुम्हें अपने शरीर से इसका बदला नहीं चुकाती, तो ये दुनिया प्यार के लिए बूढ़ी हो जाएगी। इस बार हैरानी जताने की बारी झांग शियाओहू की थी। ऐसा क्यों है कि प्रेम के कारण आकाश और पृथ्वी बूढ़े हो जाते हैं? झांग शियाहुआ ने गर्व से कहा, अगर स्वर्ग में भी भावनाएं हों तो वह भी बूढ़ा हो जाता है, तो तुम्हारे भाई की भावनाएं इतनी मार्मिक क्यों नहीं होंगी? झांग शियाहू ने पलटवार करते हुए कहा, क्या दिखावा कर रहे हो, किताबी कीड़े? सगाई का तोहफा, उसे दहेज कहते हैं। वैसे भी लियू कियान के पिता शिक्षक हैं और यह होने वाली भाभी भी काफी पढ़ी लिखी है। अगर मेरा भाई उनसे प्रभावित हो जाए, तो क्या वह तुमसे भी ज्यादा विद्वान नहीं बन जाएगा? शर्मिंदा होकर झांग शियाओलोंग ने झांग शियाहुआ को डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, बदतमीज। लाओ एर के साथ इधर उधर बकवास मत करो। हम भाई बस मजाक कर रहे हैं, लियू कियान को इसमें मत घसीटो। अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी मुख्य कमरे से कोई आया और एक तीखी, थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, मेरी बहन के बारे में किसने कुछ कहा? क्या बकवास है? मैंने बस यूं ही सुन लिया। तीनों भाइयों ने ऊपर देखा तो पाया कि लियू युयुए ही कसाई लियू को उनसे मिलने लाई थी। कसाई लियू ने आंखों में मुस्कान लिए उनकी ओर देखा
लियू युयुए के चेहरे पर भी शरारती भाव थे। उनके पीछे खड़ी लियू कियान के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी और वह बिना कुछ बोले सिर झुकाए बैठी थी, जबकि मेजबान झांग काई अपनी छड़ी के सहारे पीछे पीछे चल रहा था और उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दे रहा था। उन्हें अंदर आते देख झांग शियाहुआ बड़बड़ाते हुए कांग ईंटों से बना गर्म पलंग से कूद पड़ी। जैसे ही वह कांग को ठीक करने और कसाई लियू को बैठने के लिए आमंत्रित करने वाली थी, लियू कियान और लियू युयुए ने उससे पहले ही जल्दी से कमरा साफ कर दिया और कसाई लियू के हट्टे कट्टे शरीर को बैठने में मदद की। ऐसा लग रहा था कि झांग शियाहुआ की अनुपस्थिति में दोनों लड़कियों ने कमरे को एक से अधिक बार साफ किया था। झांग शियाहुआ ने अपनी आंखें घुमाईं और यहाँ तक कि सोचा, क्या दोनों बड़ी बहनों ने आज सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े को खाना खिलाया? अचानक लोगों के एक समूह को अंदर आते देख झांग शियाओहू को कुछ महसूस हुआ, लेकिन झांग शियाओलोंग का चेहरा लाल हो गया, मानो उसने कुछ गलत किया हो। झांग शियाओहू उठ बैठा और कांग गर्म ईंटों का पलंग से उतरने ही वाला था कि कसाई लियू ने उसे नीचे दबा दिया और नरमी से कहा, भतीजे, तुम अभी चोट से उबर रहे हो, इसलिए हिलना मत। झांग शियाओहू ने एक पल के लिए संघर्ष किया लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया, इसलिए उसके पास आज्ञाकारी होकर वापस लेट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। झांग शियाओहू ने उस चेहरे पर दिखाई देने वाली नरमी को देखा और मन ही मन बड़बड़ाया। झांग शियाओलोंग भी उठना चाहता था, लेकिन एक हाथ में चोट होने के कारण वह उठ नहीं सका। उसने कोशिश की, लेकिन नहीं उठा। लियू कियान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर पास जाकर कंधे से सहारा देकर उसे उठाया। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली, फिर बिजली का झटका लगने के बाद उन्होंने नजरें हटा लीं। उनके चेहरे और भी लाल हो गए। कसाई लियू ने भी यह देखा और उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने झांग शियाओलोंग से कहा, भतीजे, तुम सचमुच नेक हो। उस गुंडे का सामना करके मेरी बेटी और भतीजी को बचाने के लिए मैं, बूढ़ा लियू, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इतना कहकर वे कांग गर्म ईंटों का पलंग से नीचे उतरे और झांग शियाओलोंग को प्रणाम किया। झांग शियाओलोंग ने झट से हाथ बढ़ाकर कहा, ऐसा मत करो चाचा जी, यह तो मुझे करना चाहिए। क्या आप ऐसा करके मेरी उम्र कम नहीं कर रहे हैं? शियाओहुआ, जल्दी से चाचा जी को नीचे उतारो। झांग शियाओहुआ ने भी मौका पाकर उठने की कोशिश की और कसाई लियू को पकड़ लिया, लेकिन वह कसाई लियू की ताकत के आगे कुछ नहीं था और आखिरकार प्रणाम पूरा हो गया। अब झांग शियाओलोंग फिर से असमंजस में पड़ गए और मदद के लिए लियू कियान की ओर देखा, लेकिन लियू कियान और लियू युयुए कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। झांग काई ने कहा, बच्चे के चाचा जी, उनके साथ इतनी औपचारिकता न बरतें। युवा लोग जोश से भरे होते हैं। क्या हम भी जवानी में ऐसे ही नहीं थे? इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगा। चलिए बाहर चलते हैं और कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। कसाई लियू ने मुस्कुराते हुए बोलना बंद कर दिया और कहा, नायक आज भी युवाओं में से ही निकलते हैं। हम सब बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है, आप युवा लोग आराम से बातें कीजिए। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। हम बूढ़े लोग अब शराब पीने जा रहे हैं। इतना कहकर वह मुड़कर अकेले ही मुख्य कमरे में वापस चला गया। झांग काई उसके पीछे पीछे चला गया और लियू कियान और लियू युयुए को झांग बंधुओं के छोटे से घर में ही छोड़ दिया। लियू कियान के गुलाबी गाल और लियू युयुए की चंचल निगाहों को देखकर झांग शियाओहुआ ने कमरे में असहज माहौल को भांप लिया और तुरंत बोली, बहन लियू कियान, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। इतना कहकर वह झट से चली गई और दोनों जोड़ों को अकेला छोड़ दिया।
यह अजीब बात है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच भावनाएं कैसे पनपती हैं। झांग श्याओलोंग और लियू कियान की मुलाकात कपड़े की दुकान में एक बार हुई थी, और बस। अगर उनका सामना लुझेन के गुंडों से न हुआ होता तो शायद वे इस जन्म में दोबारा कभी नहीं मिलते। लुझेन की घटना ने झांग श्याओलोंग के जोशीले स्वभाव को उजागर किया और लियू कियान पर एक गहरी छाप छोड़ी। अब कुछ ही घंटों के साथ बिताने के बाद कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर माहौल खराब करने के कारण लियू कियान को उससे थोड़ा लगाव महसूस होने लगा है। जीवन भर प्यार करने वाले किसी व्यक्ति का साथ मिलना शायद स्वर्ग की नियति है। झांग श्याओलोंग के सुंदर चेहरे को देखकर, जो धूप से थोड़ा झुलसा हुआ था, उसमें एक मर्दाना आकर्षण था जो उसके भाई में नहीं था, और लियू कियान का दिल चाहत से भर उठा। कसाई लियू झांग के घर पर रात भर रुका, और उस रात कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह झांग काई ने कसाई लियू से खेती और शहतूत के बीजों के बारे में बातचीत की, जबकि गो सुफेई घायल भाइयों की देखभाल के लिए झांग श्याहुआ के कमरे में लियू कियान और लियू युयुए के साथ रुकी रही। गो सुफेई को लियू कियान से बहुत लगाव हो गया। उसकी सुंदरता, कद काठी और घर के काम करने का हुनर सब बेमिसाल था। लड़की में घर के कामकाज के कई ऐसे हुनर भी थे जिनके बारे में गो सुफेई को पता नहीं था। उस सुबह जल्दी ही लियू कियान ने मुख्य कमरे में कई गमले वाले पौधे रखे और कुछ और पौधे शियाओलोंग के कमरे में रखे, जिससे कमरा तुरंत ही सुंदर और आकर्षक लगने लगा। बहू बनने के लिए कितनी शानदार उम्मीदवार हैं। अध्याय 17। धन्यवाद। जब लियू कियान के पिता और भाई झांग परिवार के घर पहुंचे, तब तक सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था। कसाई लियू आंगन में धूप सेंकते हुए झांग काई से बातें कर रहा था। झांग परिवार के आंगन की दीवार काफी नीची थी, और कसाई लियू ने दूर से ही श्री लियू और लियू काई को देखा, जिन्हें ग्रामीण ला रहे थे। दोनों ने एकदम नए कपड़े पहने हुए थे, और लियू काई अपने पिता के पीछे पीछे कई बड़े उपहारों के डिब्बे हाथों में लिए चल रहा था। कसाई लियू झटपट उठा, झांग काई का अभिवादन किया और अपने भाई से मिलने बाहर चला गया। झांग काई ने घर में आवाज लगाई, पत्नी, लियू कियान के पिता आए हैं। चिल्लाहट सुनकर लियू कियान ने लियू युयुए की तरह अपना कढ़ाई का काम छोड़कर अंदर के कमरे से बाहर भागने की बजाय अपने आधे अधूरे काम को मेज पर सावधानीपूर्वक रखा और गो सुफेई के पहले बाहर आने का इंतजार किया। जब लियू कियान आंगन में पहुंची, तो कसाई लियू और लियू युयुए पहले ही उसके पिता और भाई को द्वार तक ले जा चुके थे, जहां झांग काई छड़ी के सहारे उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। परिचय और शिष्टाचार के बाद लियू कियान अपने पिता और भाई के पास गई और प्रणाम किया। श्री लियू ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। उन्होंने उसके परिचित चेहरे पर बीते दिन की घटना का कोई निशान नहीं देखा, और उसकी आंखों में घबराहट या डर नहीं था, बस थोड़ी लालिमा थी। श्री लियू को अपराध बोध हुआ। यह सब उनकी लापरवाही के कारण हुआ था। उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत कष्ट सहा है, बच्ची। लियू कियान ने अपनी आंखें पोंछीं और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी ठीक है। भाई शियाओलोंग के परिवार की बड़ी मदद से हम मौत के मुंह से बच निकलने में कामयाब रहे। श्री लियू ने लियू काई को उपहार पेटी सौंपने का इशारा किया और झांग काई और गो सुफेई से कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। ये मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे उपहार हैं। आशा है आप इन्हें स्वीकार करेंगे। झांग काई ने जल्दी से उपहार का डिब्बा वापस रख दिया और विनम्रता से कहा, हम तो बस संयोगवश वहां मौजूद थे और हमने कुछ नहीं किया। अंत में उनके और हमारे अलावा भी अन्य लोग थे। श्री लियू ने इसे सौंपने पर जोर देते हुए कहा, यह सब आपकी वजह से है। अगर आपकी मदद न होती
तो मेरे बच्चे पर बहुत पहले ही विपत्ति आ गई होती और शायद वे दोनों युवा नायक इसे देख भी न पाते। दोनों आदमियों को उपहार इधर उधर धकेलते देख कसाई लियू चिंतित हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर उपहार ले लिया और कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, भाई झांग। यह मेरे बड़े भाई की कृपा है, इसलिए कृपया इसे मना न करें। इतना कहकर वह उपहार का डिब्बा लेकर मुख्य कमरे में चला गया। श्री लियू मुस्कुराए और झांग काई से कहा, मेरे दूसरे भाई का स्वभाव बहुत उग्र है, इसलिए कृपया उनकी बातों पर ध्यान न दें, भाई झांग। झांग काई ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। आपका भाई मजबूत चरित्र का आदमी है, हम ही दिखावा कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। झांग काई ने श्री लियू को मुख्य कमरे में ले गए। झांग परिवार का मुख्य कमरा बहुत छोटा था, जिसमें केवल कुछ कुर्सियां थीं, इसलिए मेजबान और मेहमान के बीच कोई भेद नहीं था और सभी अपनी इच्छानुसार बैठ गए। श्री लियू के बैठने के बाद उन्होंने एक बार फिर झांग परिवार के प्रति उनकी दयालुता के लिए आभार व्यक्त किया। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ खुले चांदी के सिक्के निकाले, उन्हें कमरे में रखी छोटी मेज पर रखा और कहा, भाई झांग, मेरी बेटी को बचाने की कोशिश में उस बदमाश ने आपके परिवार को चोट पहुंचाई। नैतिक और कानूनी दोनों रूप से हमें इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। कृपया ये चांदी के सिक्के ले लीजिए ताकि आप इलाज करा सकें। हम गरीब हैं और आपको बस इतना ही दे सकते हैं, कृपया समझिए। इस बार झांग काई ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, शाओ हुआ ने आपको सब कुछ बता दिया है। उस गुंडे ने हमें पैसे दिए, लेकिन हमें डर है कि वे और पैसे मांगेंगे, इसलिए हम उन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। युवा मालिक वेन, जिन्होंने हमारी जान बचाई, उन्होंने हमें काफी पैसे दिए हैं, जिससे हमारे घावों का इलाज और दवाइयाँ खरीदी जा सकें। हम ये पैसे बिल्कुल नहीं ले सकते, लियू काई ने बगल से कहा। चाचा झांग, चलिए बात को अलग रखते हैं। हमें आपको ये पैसे देने चाहिए। जब आप मेरी बहनों की रक्षा करते हुए घायल हो गए हैं, तो हमारा चुपचाप खड़े रहना और आपकी मदद न करना ठीक नहीं है। कसाई लियू ने भी अपना सिर खुजाते हुए कहा, भाई झांग, आपको फिर भी इसे ले लेना चाहिए। कुछ दिनों में मैं आपके लिए कुछ पैसे और कुछ मांस भी लाऊंगा। झांग काई ने कहा, भाइयों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने पैसे के लिए लोगों की जान नहीं बचाई। इसके अलावा हमारे पास उनके घावों के इलाज के लिए पहले से ही पैसे हैं, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये लोग लगातार लेन देन करते रहे, एक लंबे और जटिल विवाद में उलझते रहे, जब तक कि अंत में झांग ने किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर दिया। इसी क्षण लियू कियान ने श्री लियू से कहा, पिताजी, चूंकि अंकल झांग पैसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आपको पहले इसे वापस ले लेना चाहिए। मेरे पास एक विचार है, आपका क्या ख्याल है? श्री लियू ने कहा, बहुत बढ़िया। तुम बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान रहे हो। इस बार तुम्हारे पास कौन सा शानदार विचार है? लियू कियान ने कहा, हमें बचाते समय झांग परिवार घायल हो गया, इसलिए हम उनके पूरी तरह ठीक होने तक यहीं रहकर उनकी देखभाल करेंगे। पहली बात तो यह है कि झांग परिवार में 3 लोग घायल हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनकी देखभाल करनी है। चाची गो अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती, इसलिए हम उनकी मदद करेंगे ताकि सब कुछ सामान्य हो सके। दूसरी बात, झांग परिवार के 3 सदस्य चल फिर नहीं सकते और उन्हें किसी की देखभाल की जरूरत है, इसलिए यही हमारा कर्तव्य है। आपका क्या विचार है? श्री लियू ने एक पल सोचा और फिर कहा, यह मेरी गलती थी। कियानएर का विचार बहुत अच्छा है। आपका क्या विचार है, दूसरे भाई?
कसाई लियू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मैंने भी यही सोचा था। लियू युयुए ने सहमति में सिर हिलाया। फिलहाल मामला यहीं समाप्त होता है। फिर श्री लियू और लियू काई अंदर के कमरे में चले गए। झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहू अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे। जब उन्होंने कसाई लियू की आवाज सुनी तो उन्हें बाहर आने की याद आई, लेकिन गो सुफेई और अन्य लोगों ने उन्हें रोक दिया। अब जब उन्होंने किसी को अंदर आते देखा तो वे समझ गए कि यह लियू कियान के पिता और भाई हैं, इसलिए वे जल्दी से उठ गए। इस बार लियू कियान झांग शियाओलोंग की मदद करने के लिए नहीं उठीं। गो सुफेई ने सावधानी से अपने बेटे को कांग गर्म ईंटों का बिस्तर पर बिठाया। श्री लियू ने फिर उस साहसी युवक का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। झांग शियाओलोंग एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट युवक था, जिसकी उम्र लगभग लियू काई के बराबर थी और वह देखने में साधारण लग रहा था। झांग काई की तरह उसकी भी घनी भौहें और बड़ी आंखें थीं। हालांकि उसकी आंखों पर चोट के निशान थे और मुंह फटा हुआ था। फिर भी उसकी आंखों में दिख रहा दृढ़ संकल्प ही यह दर्शाता था कि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है। उसके कपड़े भी नए नहीं थे, उन पर कुछ पैबंद लगे थे, लेकिन वे बहुत साफ और पहनने में आरामदायक थे। झांग शियाओलोंग के हाथ में अभी भी पट्टी बंधी थी, इसलिए वह उसे स्वतंत्र रूप से हिला नहीं सकता था। उसके हाथ उसकी छाती के सामने रखे थे और उन थोड़े खुरदुरे हाथों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह खेतों में एक कुशल मजदूर है। अपने बेटे के लगभग बराबर उम्र और कद वाले, लेकिन बिल्कुल अलग स्वभाव वाले इस युवक को देखकर श्री लियू ने सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। संकट के समय में केवल ऐसा ही असाधारण बच्चा दूसरों के लिए खड़ा हो सकता था। श्री लियू को घूरते देख झांग शियाओलोंग असहज और कुछ हद तक असमंजस में पड़ गया। थोड़ी देर बाद श्री लियू ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। झोपड़ी से निकलने से पहले उन्होंने कुछ देर और बातचीत की। जाते हुए उन्होंने झांग काई से कहा, भाई झांग, आपका बेटा बहुत अच्छा है। आप भाग्यशाली हैं। झांग काई ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा और अपनी छड़ी पर झुकते हुए भी उन्होंने विनम्रता दिखाना नहीं भूला। इसी तरह आपका बेटा भी बहुत अच्छा है। दोपहर होने ही वाली थी, इसलिए झांग काई ने गो सुफेई को श्री लियू और उनके दल के लिए खाने पीने का इंतजाम करने का निर्देश दिया। झांग परिवार श्री लियू की तुलना में काफी कम संपन्न था, इसलिए खाना स्वाभाविक रूप से साधारण था। झांग काई ने गहरी माफी मांगी, लेकिन श्री लियू और कसाई लियू दोनों ही उदार व्यक्ति थे और उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने खाने पीने का भरपूर आनंद लिया। केवल झांग शियाओहुआ ही वास्तव में खुश थी, क्योंकि उसने लगातार 2 दिनों तक मांस खाया था और वह चाहती थी कि ऐसे अवसर और भी अक्सर आएं। भोजन के बाद श्री लियू और उनके साथियों ने झांग काई के साथ थोड़ी देर बातचीत की और फिर सुबह का फायदा उठाते हुए वे दोनों लड़कियों के साथ बालिगु वापस जाने के लिए रवाना हो गए। झांग परिवार का केवल एक सदस्य ही बचा था, जो चोटों के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। सौभाग्य से यह कड़ाके की सर्दी का मौसम है और साल के इस समय में आम तौर पर सभी लोग ठंड से बचने के लिए घर के अंदर ही रहते हैं, जुताई और निराई जैसे खेती के कामों में व्यस्त नहीं होते। लेकिन आज दोपहर सबको कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, गो सुफेई को एहसास हुआ कि 2 लड़कियों के न होने से उसे कम खाना बनाना पड़ेगा और उसके दिल में उदासी छा गई। घर में इतनी चहल पहल देखकर अजीब लग रहा है। परिवार में पहले सिर्फ 6 लोग थे और इतने सालों बाद भी कभी ज्यादा नहीं लगता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 2 लड़कियों के अचानक आने से
घर में असामान्य रूप से चहल पहल बढ़ गई है। उनके जाने के बाद यह चहल पहल स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगी और उन्हें एहसास होगा कि किसी का साथ कितना अच्छा होता है। उन्हें कुछ अजनबियों के साथ बिताए वो कुछ दिन भी याद आ रहे हैं। जल्दी से खाना तैयार करने के बाद झांग शियाओ हुआ और उसकी मां ने अपने दोनों बड़े भाइयों को खाना खत्म करने में मदद की। जब सब लोग तेल के दीपक के नीचे बैठे थे, तभी गो सुफेई ने कहा, पता नहीं लियू कियान और बाकी लोगों ने खाना खा लिया है या नहीं। झांग काई ने कहा, आसमान को देखकर लगता है कि वे अभी अभी घर पहुंचे हैं। उनके पास खुद खाना बनाने का समय नहीं है, इसलिए शायद उन्हें कसाई लियू के यहाँ खाना पड़ेगा। झांग शियाओ हुआ ने कहा, निश्चित रूप से आज रात सुअर का मांस भी हो सकता है। गो सुफेई ने कहा, वैसे शियाओ हुआ, तुम उनके घर गई थी। उनका घर कैसा है? अपनी समझ के आधार पर झांग शियाओ हुआ ने लियू कियान और लियू युयुए की पारिवारिक परिस्थितियों का वर्णन किया। दरअसल गो सुफेई हमेशा से लियू कियान के पारिवारिक हालात के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियू कियान से इस बारे में कैसे बात करे। कल कसाई लियू से मिलने के बाद भी उसे पूछने का मौका नहीं मिला था। आज श्री लियू और लियू काई के व्यवहार और आचरण को देखकर वह असहज महसूस कर रही थी। अब झांग शियाओ हुआ की बातें सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसकी भौहें तन गईं और उसने चिंता से झांग काई से कहा, बूढ़े साहब, क्या आपको लगता है कि लियू कियान को हमारे शियाओलोंग में दिलचस्पी होगी? किसी ने दखल नहीं दिया और झांग शियाओलोंग का चेहरा उदास हो गया। झांग काई ने कहा, यह भाग्य पर निर्भर करता है। हमारे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। इसे किस्मत पर छोड़ देते हैं। झांग शियाओहू ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि लियू कियान बहुत समझदार है। उसने जरूर बहुत किताबें पढ़ी होंगी। जाहिर है वह बहुत ही सलीकेदार और ज्ञानी है। वह घर के काम भी बखूबी कर लेती है। वह वाकई बहुत अच्छी है। वह जल्दबाज लियू युयुए से कहीं बेहतर है। जिस तरह से वह मेरे बड़े भाई की देखभाल करती है, उससे तो लगता है कि वह वाकई कमाल की है। झांग शियाओहुआ ने कहा, दूसरे भाई, आपको एक समय में एक ही पत्नी से शादी करनी चाहिए। इतनी जल्दी मत करो। भले ही आप लियू युयुए का नाम न लें, माँ फिर भी आपके लिए इस पर विचार करेंगी। झांग शियाओहू थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इसलिए उसने झांग शियाओहुआ को लात मारी और कहा, हम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, बीच में दखल मत दो। लियू युयुए और मेरा कोई लेना देना नहीं है। झांग काई ने कहा, दूसरे भाई, भले ही तुम्हारा उससे कुछ रिश्ता हो, तुम्हें पहले अपने बड़े भाई के बारे में सोचना चाहिए। हमारे परिवार की स्थिति देखो, पत्नी मिलना पहले से ही बहुत मुश्किल है। तुम्हें शायद थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। गो सुफेई ने बीच में टोकते हुए कहा, बूढ़े आदमी, क्या अभी भी वो चांदी के नोट नहीं मिलते? झांग काई ने बीच में ही टोकते हुए उसे घूरते हुए कहा, उसका जिक्र मत करो, वह किसी और को लौटाने की बात है। इसके बाद सभी लोग ऊब गए और जल्द ही तेल का दीपक बुझाकर सो गए। झांग शियाओलोंग रात भर करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शरीर का दर्द है या मन की चिंताएं। हालांकि उसकी करवटों का झांग शियाओहुआ के सपनों पर जरा भी असर नहीं पड़ा। अध्याय 18 गिरोह में वापसी। वेन वेनहाई थका हुआ था। वह बेमन से अपने घोड़े के पिछले हिस्से पर चाबुक मार रहा था, उम्मीद कर रहा था कि घोड़ा और तेज दौड़ेगा। उसके बगल में जू किंग, जिसका चेहरा फिर से ढका हुआ था, भी अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वेन वेनहाई कभी कभी जू किंग की ओर मुड़कर देखती और कभी कभी उसे प्रोत्साहन के शब्द कहती, छोटी बहन, थोड़ा और धैर्य रखो,
हम जल्द ही अपने क्षेत्र में होंगे, फिर हम आराम कर सकते हैं। जू किंग ने जवाब दिया, मुझे पता है बड़े भाई, चलिए जल्दी चलते हैं। स्टोनमैन पीक से उतरने के बाद शुरू में दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मिशन पूरा हो चुका था, उन्हें बस सामान वापस संप्रदाय में लाना था। वे औषधि प्राप्त करने की खुशी में डूबे हुए थे। हालांकि जैसे ही वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और संप्रदाय के 2 सबसे बेहतरीन घोड़ों को देखा, उन्हें अपने गुरु के इतने शानदार घोड़ों पर सवार होने के निर्देश का महत्व समझ में आया। वेन वेनहाई को अपने गुरु का मामूली सा लगने वाला निर्देश भी याद आया, जल्दी वापस आना। उसी समय उन्हें अपनी खतरनाक स्थिति का एहसास हुआ। बाकी 3 गुटों के छिपे हुए इरादों को छोड़ दे, तो भी अगर किसी साधारण मार्शल आर्ट संप्रदाय को इसकी भनक लग जाए या उन्हें पता चल जाए कि वे क्या ले जा रहे हैं, जो मार्शल आर्ट की दुनिया में अनमोल खजाने हैं, तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो जाएगा। अचानक उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, तेजी से अपने घोड़ों पर सवार हुए और बिना रुके सरपट दौड़ पड़े। वे दोनों एक दिन और एक रात बिना सोए घोड़े पर सवार रहे। सौभाग्य से वे मार्शल आर्टिस्ट थे और उनके शरीर अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। एक साधारण व्यक्ति तो बहुत पहले ही थककर चूर हो जाता। दोपहर के करीब का समय था जब वे दोनों अपने रास्ते पर निकले। दूर से उन्हें सड़क किनारे एक चायघर दिखाई दिया। ये चायघर आमतौर पर सड़क किनारे बने साधारण तंबू या घास फूस की छत वाले होते थे, जो हवा के लिए खुले रहते थे और राहगीरों को आराम करने के लिए साधारण चाय और भोजन उपलब्ध कराते थे। जैसे ही वे चायघर के पास पहुंचे, जू किंग ने वेन वेनहाई से कहा, बड़े भाई, क्यों न हम थोड़ा आराम कर लें? खाना खाने में जितना समय लगता है, उतनी देर में हम अपने मिस्टी सेक्ट के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। यह जगह सुरक्षित होनी चाहिए, है ना? वेन वेनहाई भी कुछ हद तक ललचा गया, इसलिए उसने अपनी गति धीमी कर दी और धीरे धीरे चायघर की ओर बढ़ा। हालांकि वेन वेनहाई ने अपना इरादा बदल लिया और जू किंग से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन, खाना खाने में बस थोड़ा ही समय लगता है। हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हम इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, इसलिए इस थोड़ी सी दूरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने इलाके में पहुंचते ही जल्दी से आराम कर लेते हैं, कैसा रहेगा? जू किंग ने कहा, ठीक है बड़े भाई, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। चलो जल्दी चलते हैं। यह कहने के बाद दोनों ने खुद को संभाला, अपनी गति तेज की और अपने घोड़ों के पसीने से तर और कांपते पैरों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पलक झपकते ही चायघर के पास से सरपट दौड़ पड़े। उस समय चायखाने में ज्यादा लोग नहीं थे। तंग कपड़े पहने 2 आदमी सड़क के पास एक छोटी सी मेज पर बैठे थे। एक का चेहरा पीला था और उसकी लंबी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उसके हाथ में तलवार थी। दूसरा सांवली त्वचा, गठीला शरीर और बड़े बड़े हाथों और पैरों वाला था, और उसके पास कोई हथियार नहीं था। दोनों मेज पर रखे खुरदुरे प्यालों से आराम से चाय पी रहे थे। उन्होंने देखा कि वेन वेनहाई और उसके साथी के घोड़े चायखाने के सामने थोड़ी देर धीमे हुए और फिर तेजी से चलने लगे। वेन वेनहाई का घोड़ा गुजर जाने के बाद सड़क पर उड़ती धूल को देखते हुए तलवारधारी व्यक्ति ने अपने सामने खड़े सांवले रंग के व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छठे भाई, पीना बंद करो और चलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाई इतना सतर्क होगा। इस चायखाने में भी नहीं जाएगा। तीसरे भाई ने अच्छा शिष्य पा लिया है। छठे भाई ने कहा, जी हाँ चौथे भाई, हमारे शिष्यों में से कोई भी हाई जितना सतर्क और सावधान नहीं है। यह दुख की बात है कि उसकी प्रतिभा सीमित है और वह मार्शल आर्ट में शायद ही कोई प्रगति कर पाता है। अन्यथा
वह असीमित प्रतिभा का धनी होता। अफसोस, इन दो अच्छे घोड़ों के साथ ऐसा होना बहुत दुखद है। यह कहने के बाद दोनों ने चाय के पैसे नीचे फेंक दिए, अपने घोड़ों को ले गए, उन पर सवार हुए और दूसरों के पीछे भाग गए। हालांकि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनके पीछे साधारण कपड़ों में चल रहे एक राहगीर की आंखों में एक चमक थी और वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, ऐसा क्या हुआ कि धुंधले आकाश के 6 बाघों में से 2 हमसे मिलने आए? जब दोनों आदमी अपने घोड़ों को लेकर चले गए, तो उसने अपना बिल चुकाया और चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। इसी बीच वेन वेनहाई आगे बढ़ गया और लगभग खाना खाने के समय के बाद उसने देखा कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और मुख्य सड़क के किनारे और भी दुकानें लग रही थी। दूर से पिंगयांग शहर दिखाई दे रहा था। अचानक उसने अपने घोड़े को दर्द भरी लिऊ लिऊ की आवाज निकालते सुना। उसके चारों पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। वेन वेनहाई को लगा जैसे वह गिर रहा हो। उसने तुरंत घोड़े की पीठ पर एक थप्पड़ मारा और उसी गति का इस्तेमाल करते हुए कूद गया। यह देखकर जू किंग ने जल्दी से लगाम कसी और धीरे धीरे अपने घोड़े को रोका। उसने देखा कि घोड़ा जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह थकावट से मर गया था। जू किंग ने जल्दी से अपने घोड़े की जांच की, जिसकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसके चारों पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे और उसके मुंह से भी थोड़ा झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब उस पर सवारी करना संभव नहीं था। वेन वेनहाई सड़क किनारे खड़ा था, जमीन पर पड़े घोड़े और आसपास के घबराए हुए राहगीरों को देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी जेब से सीटी बजाने वाला तीर निकाला और हुश की आवाज के साथ आसमान में छोड़ दिया। तीर हवा में उड़ गया और एक तीखी आवाज पैदा की जो खुले आसमान में दूर तक सुनाई दी। सीटी की आवाज अभी धीमी ही हुई थी कि उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। आह हाय! वेन वेनहाई और जू किंग मुड़े और खुशी से झूम उठे। ये 2 हट्टे-कट्टे आदमी थे जिन्होंने तंग कपड़े पहन रखे थे और जो अभी-अभी चायघर में आराम कर रहे थे। जब वे दोनों उनके पास पहुंचे, तो वेन वेनहाई और जू किंग आगे बने और झुककर बोले, चौथे चाचा और छठे चाचा को प्रणाम। दोनों व्यक्ति घोड़े से उतरे और मुस्कुराते हुए बोले, भतीजों, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने संप्रदाय के नेता के आदेश पर आपका स्वागत करने आए हैं। वे थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। वेन वेनहाई और जू किंग दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर चुपचाप अपने दोनों वरिष्ठ चाचाओं के बगल में खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। इस क्षण उनके दिलों में व्याप्त तनाव आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गया। कुछ ही देर बाद दूर से घोड़ों पर सवार लोगों का एक समूह आया। उनके आगे एक विद्वान चल रहा था, जिसने लगभग 40 वर्ष की आयु का एक वर्गाकार दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जिसका रंग गोरा था और दाढ़ी नहीं थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और वह काफी युवा दिख रहा था, मानो कोई अध्ययनरत व्यक्ति हो। उसके ठीक पीछे एक सुंदर महिला थी, जो परिपक्व भाव वाली थी और उसने सादे कपड़े पहने थे। दोनों सफेद घोड़ों पर सवार थी। उनके पीछे लगभग 1 दर्जन लोग थे, जिन्होंने चुस्त दुरुस्त कपड़े पहने थे और प्रत्येक के पास एक तलवार थी। उनकी आंखें चमक रही थी और कुछ की कनपटी उभरी हुई थी। एक नज़र में ही स्पष्ट हो गया कि वे मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। ये लोग अपने घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उनकी निगाहें चारों ओर घूम रही थी। वे सतर्कता से अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रहे थे। जब वे दोनों पहुंचे, तो वे घोड़ों से उतरे और वेन वेनहाई और जू किंग ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा, प्रणाम, गुरुजी।
यह विद्वान वास्तव में ओ पेंग थे, जो मिस्टी सेक्ट के नेता थे। कितना साधारण। दोनों पुरुषों ने उस सुंदर महिला को फिर से प्रणाम किया और कहा, प्रभु की पत्नी, नमस्कार। सुंदर महिला ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कुछ नहीं बोली। ओ पेंग ने कहा, ठीक है, हाय किंगर, तुमने मेहनत की है। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि तुम्हारे मालिक की पत्नी गिरोह के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आज को एक तरह की सैर समझो। वेन वेनहाई के पीछे खड़े दोनों लोग भी आगे बढ़े और झुककर बोले, प्रणाम, संप्रदाय प्रमुख और भाभी। ओ पेंग ने उन्हें उठाने में मदद करते हुए कहा, आप सभी ने भी बहुत मेहनत की है। चौथे भाई ने खड़े होकर कहा, कोई बात नहीं, हम तो बस चाय का आनंद लेने आए हैं। आपका शिष्य इतना सावधान है कि वह चायघर में भी नहीं जाता। तब वेन वेनहाई को बात समझ में आ गई। उसने तुरंत कहा, इस शिष्य को पता नहीं था कि गुरुजी यहाँ हैं, नहीं तो मैं बहुत पहले ही गुरुजी के साथ चला गया होता। फिर उसने अपने स्वामी से कहा, मैंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अपनी छोटी बहन के साथ भाग निकला हूँ। लेकिन इस घोड़े का क्या होगा? ओ पेंग दिल खोलकर हंसा और बोला, कोई बात नहीं। घोड़ा कितना भी सुंदर क्यों न हो, वह तुम्हारे जितना महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक तुम सुरक्षित वापस आ जाओ, वही सबसे बड़ी बात है। फिर उसने अपने पीछे खड़े लोगों से कहा, किंगर के लिए एक घोड़ा छोड़ दो और तुम यहाँ की चीजों का ध्यान रखो। यह कहने के बाद वह वेन वेनहाई, जू किंग और अन्य 3 लोगों को घोड़े पर वापस ले गया, मृत घोड़े से निपटने के लिए केवल 2 लोगों को छोड़कर, और वेन वेनहाई के पास जो कुछ भी था उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उनके पीछे चल रहे एक आम राहगीर ने पूरी घटना देखी और वह और भी हैरान रह गया। बिना ज्यादा सोचे समझे वह अपने घोड़े पर सवार होकर दूसरी दिशा में तेजी से निकल गया। शायद वह गिरोह को मामला बताने के लिए जल्दी में वापस जा रहा था। ओ पेंग के व्यक्तिगत ध्यान देने लायक कोई बात तो बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वेन वेनहाई और अन्य लोग बड़े समूह के पीछे पीछे पिंगयांग शहर की ओर चल पड़े। पिंगयांग शहर पहुंचकर वे शहर में दाखिल नहीं हुए, बल्कि शहर के द्वार को पार करके दूसरी दिशा में मुड़ गए। कुछ देर बाद वे शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बने विला में पहुंचे। यह विला पहाड़ की सतह से सटा हुआ बना था, जिसके सामने बिखरे हुए घर थे। अलग अलग ऊंचाई वाले ये घर एक के बाद एक बने हुए थे। कई लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जब उन्होंने लोगों के बड़े समूह को आते देखा, तो उन्होंने मुख्य सड़क की ओर रास्ता बना दिया और घोड़े पर सवार ओ पेंग को प्रणाम किया। आगे बढ़ने पर विशाल वृक्षों से घिरी एक सीधी सड़क थी। सड़क के उस पार एक भव्य मेहराबदार द्वार था, जिस पर 2 बड़े अक्षर खुदे हुए थे, पियाओ मियाओ। ठीक वही अक्षर जो जू किंग ने झांग परिवार को दिए गए टोकन पर खुदे थे, लेकिन इन 2 अक्षरों में एक और भी अलौकिक गुण था। मेहराब पार करने के बाद वे एक ऊंचे चबूतरे पर पहुंचे, जहां से 1 दर्जन सीढ़ियां एक खुले द्वार तक जाती थीं। गिरोह के शिष्यों जैसे दिखने वाले दर्जनों लोग द्वार और सीढ़ियों पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनके सामने एक गोरा रंग, सौम्य और सभ्य व्यवहार वाला युवक था, जिसकी उम्र लगभग वेन वेनहाई के बराबर थी। वह गिरोह का मुखिया झांग चेंगयुए था। जब ओ पेंग और अन्य लोग सीढ़ियों पर उतरे, तो झांग चेंगयुए ने सभी को एक साथ यह कहते हुए प्रेरित किया, स्वागत है, गिरोह के मुखिया। ओ पेंग और बाकी लोग घोड़ों से उतरे और किसी ने उनके हाथों से लगाम ले ली। ओ पेंग ने कहा, ठीक है, सब लोग, आप सबने बहुत मेहनत की है। अब आप सब अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। उन्नति प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्य,
जल्दी करो और अपने कौशल का अभ्यास करो। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। शिष्यों ने उत्तर दिया, हाँ, हम नेता के निर्देशों का पालन करेंगे। फिर झांग चेंगियुए, ओ पेंग और अन्य लोगों के पीछे पीछे फाटक से अंदर चली गई। बाकी लोग अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन पहले ही गिरोह के सरगना ने इन शिष्यों को दिन रात पहरा देने के लिए बुलाया था, क्योंकि उन्हें किसी बड़ी घटना की आशंका थी। लेकिन आज गिरोह का सरगना बाहर आया और उसने इस आधे अधूरे पहरे को रद्द करने की घोषणा कर दी, जिससे शिष्य स्तब्ध रह गए। लेकिन यह गिरोह के सरगना का मामला था। उनके लिए अपनी पदोन्नति की होड़ ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर वे पदोन्नति पा लेते तो गिरोह में उनकी हैसियत और बर्ताव बदल जाता और शायद वे और भी उन्नत मार्शल आर्ट सीख पाते। यही उनकी चिंता थी। उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। ओ पेंग सबको परिषद भवन ले गया। यह देखकर कि उन्हें गिरोह से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करनी है, ओ पेंग की पत्नी सबसे पहले चली गई, जबकि बाकी लोग ओ पेंग के पीछे परिषद भवन में चले गए। अध्याय 19 अमृत। परिषद कक्ष एक बड़ा हॉल था जिसमें कई कुर्सियां करीने से सजी हुई थी। यह आम तौर पर वह स्थान था जहां सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी मामलों पर चर्चा करने आते थे। आज परिषद कक्ष में कम ही लोग थे, लेकिन वातावरण विशेष रूप से गंभीर था। ओ पेंग, जिन्होंने पहले तो अपनी पत्नी को प्रसन्न भाव से विदाई दी थी, सभा भवन में प्रवेश करते ही उनका व्यवहार एकदम बदल गया और वे असामान्य रूप से गंभीर हो गए। उनके पीछे चल रहे अन्य लोगों के चेहरे भी गंभीर थे। हालांकि वेन वेनहाई और जू किंग ओ पेंग के प्रत्यक्ष शिष्य और प्रमुख अनुयायी थे, फिर भी वे इस सभा भवन में शायद ही कभी आते थे। प्रवेश करते ही उन्होंने स्वाभाविक रूप से संयमित व्यवहार किया और प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर खड़े रहे, इधर उधर जाने की हिम्मत नहीं की। धुंध भरे बादलों के 6 बाघों में से चौथे और छठे ओ पेंग के प्रमुख शिष्य झांग चेंगियुए के साथ रिवाज के अनुसार अपनी अपनी सीटों के सामने खड़े रहे और ओ पेंग के बैठने का इंतजार करते रहे। ओ पेंग हॉल के दूसरे छोर तक गए, जहां एक बड़ी सी कुर्सी रखी थी। उन्होंने मुड़कर भीड़ की ओर मुंह करके बैठ गए। उन्हें बैठते देख बाकी लोग भी सावधानी से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ओ पेंग ने सबकी तरफ देखा और फिर वेन वेनहाई और जू किंग से कहा, इधर आओ और बैठ जाओ। वेन वेनहाई और जू किंग ने एक साथ कहा, धन्यवाद, गुरुजी। फिर उन्होंने नीचे की ओर 2 कुर्सियां ढूंढी और बैठ गए। ओ पेंग ने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ। वेन वेनहाई और जू किंग ने एक दूसरे को देखा। वेन वेनहाई ने कहा, जी गुरुजी, यही हुआ था। फिर वेन वेनहाई ने ओ पेंग को मिस्टी सेक्ट छोड़ने के बाद से अपने और अपनी छोटी बहन के बीच हुई हर बात विस्तार से बताई, जिसमें 2 बड़े चाचाओं से उनकी मुलाकात और झांग काई के परिवार को बचाना भी शामिल था। उन्होंने जू किंग द्वारा झांग काई के लिए छोड़ी गई निशानी या गुप्त उद्यान में एकत्रित 3 औषधीय जड़ी बूटियों का जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में कहा, 2 और बातें हैं जिन्हें स्पष्ट करना जरूरी है। कृपया मुझे उन्हें बाद में बताने की अनुमति दें। कुछ देर सोचने के बाद ओ पेंग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वेन वेनहाई और जू किंग ने गुप्त स्थान से एकत्रित औषधीय जड़ी बूटियों के साथ एक जई का डिब्बा और एक छोटा चपटा डिब्बा ओ पेंग के बगल में स्थित चौकोर मेज पर रख दिया। ओ पेंग ने रेशमी डिब्बे को नहीं खोला। इसके बजाय उन्होंने चौथे भाई से कहा, आप पहले अपना काम निपटा लीजिए, हम आपका इंतजार करेंगे। चौथे भाई ने कहा, जी हाँ। फिर वह जल्दी से उठकर चले गए। वहां मौजूद लोगों में से केवल वेन वेनहाई और जू किंग की आंखों में हैरानी के भाव थे, बाकी सब चुप रहे। कुछ ही देर बाद चौथा भाई लौटा
उसने ओ पेंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर से बैठ गया। तभी ओ पेंग ने कहा, सबने बहुत मेहनत की है। आखिरकार सारी मेहनत रंग लाई। देखते हैं यहाँ क्या खजाने छिपे हैं। अंत में वह मुस्कुराया भी। वेन वेनहाई और जू किंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गिरोह का सरगना ओ पेंग आम तौर पर मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का था, लेकिन परिषद भवन में वह हमेशा असामान्य रूप से गंभीर रहता था और उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन आज वह बिल्कुल अलग था, जिससे स्थिति से वाकिफ कुछ लोग उसे देखकर बेहद उत्सुक हो गए। जो भी खजाना गिरोह के सरगना को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, वह वाकई बहुत कीमती खजाना होगा। ओ पेंग ने सबसे पहले जई के डिब्बे को उठाया, उसे सावधानी से खोला और अंदर एक छोटी सी पुस्तिका देखी। उसने पुस्तिका को बाहर निकाला। छूने पर वह मुलायम लगी, न कागज की थी न रेशम की, और वह यह नहीं बता सका कि वह किस सामग्री से बनी थी। आवरण पर बड़े अक्षरों में तलवार लिखा था, जो अलौकिक जैसी शैली में था, लेकिन इस अक्षर में एक तीखा, भयावह भाव था। ओ पेंग ने अक्षर को देखा, फिर पुस्तिका खोली, उसके पन्ने पलटे, उन पर एक नज़र डाली और उसे एक तरफ रख दिया, सोचते हुए आंखें सिकोड़ ली, चुप रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद ओ पेंग ने अपनी नजरें फिर से जरीदार डिब्बे पर डाली और उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने डिब्बे में हाथ डालकर पुस्तिका के नीचे का डिब्बा खोला, जिसमें अगल-बगल रखी 3 छोटी बोतलें थीं। जरीदार डिब्बा वास्तव में 2 मंजिला था। पुस्तिका वाला डिब्बा डिब्बे की ऊंचाई का केवल 1/3 हिस्सा ही घेरता था। ओ पेंग ने सावधानी से एक बोतल निकाली। यह बोतल जेड पत्थर से बनी थी, जिसका मुंह किसी अज्ञात चीज से सील किया हुआ था। बोतल पर 3 अक्षर ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली लिखे थे। ओ पेंग बहुत खुश हुआ। ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में थी, जिसका उपयोग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसका सूत्र बहुत पहले खो गया था। संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार एक ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली लेने से किसी की आंतरिक ऊर्जा 30 वर्ष तक बढ़ सकती है। अगर वह एक गोली ले ले तो उसकी आंतरिक ऊर्जा। यह सोचते ही ओ पेंग के हाथ हल्के से कांपने लगे। उसने बोतल को सावधानी से वापस डिब्बे में रख दिया और दूसरी बोतल निकाली। यह बोतल बिल्कुल पिछली बोतल जैसी ही थी, बस इस पर हड्डी मजबूत करने वाली गोली लिखा था। ओ पेंग थोड़ा भौंहे सिकोड़ी। यह किस लिए है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए। उनके संप्रदाय के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन चूंकि इसे ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली के साथ रखा गया था, तो यह कोई असाधारण खजाना ही होगा। वह समय मिलने पर अन्य 3 संप्रदायों से पूछेगा, शायद उनके अभिलेखों में इसके बारे में जानकारी हो। उसने बोतल को सावधानी से वापस रख दिया। फिर ओ पेंग ने आखिरी बोतल निकाली। बोतल पर लिखे 3 शब्द देखते ही वह चौंक कर खड़ा हो गया। सभा भवन में मौजूद सभी लोग भी तुरंत खड़े हो गए, यह सोचकर कि उनके नेता ने आखिर कौन सी अविश्वसनीय चीज देख ली है। ओ पेंग ने अपने विचारों को शांत किया, अपनी उत्तेजना को दबाया, कुर्सी पर वापस बैठ गया और सबको बैठने का इशारा किया। उसे अब पछतावा होने लगा था। उसे वेन वेनहाई और जू किंग को अकेले ही गुप्त कमरे में जाने देना चाहिए था। ये बातें अब सबके सामने आ चुकी थी और वह उन्हें जानने से रोक नहीं सकता था। लेकिन ये बातें बहुत कीमती थी। ऐसा नहीं था कि उसे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन अगर ये खबर लीक हो जाती तो पूरे गिरोह का विनाश हो सकता था। ओ पेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सोच में डूब गया।
गिरोह के सरगना की प्रतिक्रिया को सभी ने बड़ी उत्सुकता और आश्चर्यजनक आश्चर्य के साथ देखा। जब ओ पेंग ने आखिरकार मन बना लिया तो उसने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत अपना सामान्य भाव वापस पा लिया। उसने बोतल को वापस डिब्बे में रख दिया, पुस्तिका को फिर से उठाया, उसे झांग चेंगयुए को सौंप दिया और कहा, अपने चाचाओं और बाकी लोगों को देख लो और तुम सबको भी देख लेना चाहिए। पुस्तिका लोगों में बांटे जाने के बाद ओ पेंग ने कहा, चेंगयू, इस तलवारबाजी नियमावली की एक प्रति बनाओ और इसे अपने छठे चाचा को दे दो। इस तलवारबाजी नियमावली को हमारे संप्रदाय के पुस्तकालय में रख दो और इसे सुरक्षित रखो। झांग चेंगयुए ने सहमति में सिर हिलाया। फिर ओ पेंग ने लाओ लियू से कहा, लाओ लियू, शिष्यों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी आपकी है। इस तलवारबाजी तकनीक का अभ्यास कराने के लिए कुछ उत्कृष्ट प्रतिभावान शिष्यों को चुनिए। भविष्य में हमारे मिस्टी सेक्ट में एक और तलवारबाजी तकनीक होगी। छठे भाई ने कहा, जी मुखिया, मैं इस संप्रदाय की तलवारबाजी की तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ओ पेंग ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। इसके बाद ओ पेंग ने सभी से कहा, आज जो कुछ भी हुआ है उसे गुप्त रखना होगा। यह हमारे मिस्टी सेक्ट का सर्वोच्च रहस्य है। विशेष रूप से मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं सबसे बड़े, दूसरे सबसे बड़े और पांचवें सबसे बड़े को सूचित करूंगा। वहां से निकलने के बाद भीड़ खड़ी हो गई और आभार व्यक्त करते हुए सिर झुकाया। इसके बाद ओ पेंग ने पहली 2 बोतलों में मौजूद दवाओं के नाम सबको बताए और सब लोग ईर्ष्या से देखने लगे। वे वाकई बहुत अच्छी दवाइयाँ थीं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि बोतलों में कितनी दवाइयाँ हैं और क्या उन्हें उनमें से एक मिल सकती है। अंत में ओ पेंग ने कहा, एक और बोतल है जिसमें गोलियां हैं, वही मशहूर दीर्घायु गोलियां, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी के चेहरे के भाव अवर्णनीय रूप से अजीब हो गए। यह दीर्घायु की गोली ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली से बिल्कुल अलग है, जो मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी शक्ति बढ़ाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध एक पौराणिक औषधि है और जिसे हर कोई पाना चाहता है। यह हड्डी मजबूत करने वाली गोली जैसी भी नहीं है, जिसके बारे में मिस्टी सेक्ट जैसे स्थापित संप्रदायों को भी जानकारी नहीं है। हालांकि दीर्घायु की गोली न केवल मार्शल आर्टिस्टों को बल्कि आम लोगों को भी ज्ञात है। एक किंवदंती के भीतर एक किंवदंती। कहा जाता है कि इसे लेने से किसी की आयु में 10 वर्ष जुड़ जाते हैं। फिर भी यह चमत्कारी पदार्थ, जो 1000 वर्षों से अधिक समय से किंवदंतियों में घिरा हुआ है, वास्तव में कभी प्रकट नहीं हुआ है। एक समझदार व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि किसी व्यक्ति की आयु निश्चित नहीं होती। 10 वर्ष तक जीवन बढ़ाने का दावा करने वाली इस दीर्घायु की गोली की पुष्टि करना असंभव है। इसके अलावा मृत्यु के निकट किसी व्यक्ति को ऐसी चमत्कारी दवा कौन देगा? समय के साथ यह एक मजाक बन गया, कहानीकारों के लिए मात्र एक विषय। इस तरह का उबाऊ मजाक अचानक मिस्टी सेक्ट के परिषद कक्ष में मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रसिद्ध औषधि ची बूस्टिंग पिल के बगल में दिखाई दिया। उसी पैकेजिंग को देखकर हर कोई अचंभित रह जाता। क्या यह सच है? क्या यह झूठ है? हालांकि सभी जानते हैं कि चाहे यह सच हो या झूठ, अगर अन्य प्रतिष्ठित संप्रदायों को पता चल गया तो वे सभी ईर्ष्या करेंगे और मिस्टी संप्रदाय को फिर कभी शांति नहीं मिलेगी। विलुप्ति? यह असंभव नहीं है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि गिरोह का सरगना इतना गंभीर है। लगता है यह मामला यहीं खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या बाकी 3 गुटों को भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा? ओ पेंग समेत सभी के मन में एक ही सवाल था। फिर
ओ पेंग ने औषधीय जड़ी बूटियों वाला पैकेट खोला और एक बार फिर वह दंग रह गया। सदियों पुरानी जिनसेंग, नोटो जिनसेंग, माउंटेन स्पिरिट्स, हे शोवू, ऐसी कई जड़ी बूटियां जिनके नाम भी वह नहीं जानता था। पैकेट को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध किया था, लेकिन उसे इतनी कीमती चीजें मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर उसे पता था कि ऐसा होगा, तो वह इतना संयमित और गुप्त क्यों रहा? उसे तो खुद ही सब कुछ संभाल लेना चाहिए था। उसने यानमिंग जुशी की बातों में आकर पत्थर कागज कैंची का खेल क्यों खेला और हिंसा का सहारा क्यों लिया? उस बूढ़े कमीने को इस बार तो खूब फायदा हुआ होगा। शुक्र है हाई और किंगेर सुरक्षित लौट आए और ये सारी चीजें सही सलामत थीं, वरना पछताने का कोई समय नहीं बचता। ओ पेंग के मन में इतने सारे विचार आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसने पहले जो कुछ देखा था, वह सब किंवदंती या शायद अफवाहें थीं, और कौन जानता था कि वे सच थीं या झूठ। इसके अलावा उनकी मात्रा सीमित थी। लेकिन अब जो उसके सामने था, वह असली चीज थी, जिसे वह छू सकता था। सैकड़ों साल पुरानी जिनसेंग की जड़। किसी नाजुक घड़ी में यह जीवन रक्षक साबित हो सकती थी। अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर घाव की दवा बनाने पर इसका असर और भी अधिक होता। जब हाई और अन्य लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, यह सोचकर कि यानमिंग जुशी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। अब उसे इसे गंभीरता से लेने की जरूरत महसूस हो रही थी। इसके अलावा गुप्त लोक में ऐसी और भी कई जड़ी बूटियां थीं। उसे उन शक्तियों से इस बारे में विस्तार से चर्चा करनी थी। फिर अन्य लोगों की अचंभित निगाहों के बीच ओ पेंग ने उत्साहपूर्वक झांग चेंगयुए से आग्रह किया कि वह फार्मेसी हॉल के प्रमुख और वरिष्ठों को तुरंत परिषद भवन में आने के लिए सूचित करें। अध्याय 20 बक्सा। दवा विक्रेता का इंतजार करते हुए ओ पेंग ने अनिच्छा से आखिरी साधारण सी दिखने वाली छोटी सी पेटी उठाई। उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। चाय का एक कप पीने में जितना समय लगता है, उतने ही कम समय में उसने एक ऐसा खजाना देख लिया था जो उसने अपने जीवन के पहले आधे हिस्से में कभी नहीं देखा था। वह सोच रहा था कि इस पेटी के अंदर कौन सा खजाना है। क्या वह दीर्घायु की गोली से भी कहीं अधिक जादुई है? डिब्बा छूने में ठंडा और काफी भारी लगा। ओ पेंग ने उसे गौर से देखा। पूरा डिब्बा एक ही ठोस टुकड़े का बना था, किसी अज्ञात पदार्थ से, और उस पर ढक्कन का कोई निशान नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे खोले। ओ पेंग ने चारों तरफ से कोशिश की, ऊपर की ओर उठाया और नीचे की ओर दबाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं इसे काट तो नहीं सकता, उसने मन ही मन सोचा और हल्के से हंस पड़ा। उसने डिब्बे को वापस मेज पर रख दिया और फिर सबको देखने के लिए बुलाया। भीड़ काफी देर तक देखती रही। चौथे और छठे भाई भी आगे आए और कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ। झांग चेंगयुए ने भौहें चढ़ाकर कहा, गुरुजी, क्या हमें किसी कुंजी या किसी और चीज का इस्तेमाल करना होगा? छठे भाई ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और कहा, भतीजे, अगर तुम्हें चाबी का इस्तेमाल करना भी है, तो उसमें ताला लगाने के लिए छेद होना चाहिए। इस बक्से में ताला नहीं है, नहीं कोई छिपा हुआ ताला है। हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? झांग चेंगयुए थोड़ा शर्मा गई और बिना खंडन किए असहज रूप से वहीं खड़ी रही। वेन वेनहाई और जू किंग ने इस बक्से को पहले भी गुप्त स्थान पर देखा था। वेन वेनहाई ने तो इसे खोलने की कोशिश भी की थी। यह देखकर कि न तो उसका गुरु और न ही उसका चाचा इसे खोल पाए, उसने कोई नया सुझाव देने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर
जू किंग को उस बक्से में बहुत दिलचस्पी थी जिसे उसने पत्थर कागज कैंची खेलकर जीता था। उसने उसे अपने कान से लगाकर हिलाकर कोई आवाज सुनने की कोशिश भी की, लेकिन दुर्भाग्य से कोई आवाज नहीं निकली। जब सब लोग असमंजस में थे, तभी औषधालय के प्रमुख बाई टोंग और एल्डर हे यूनपू सभा भवन में पहुंचे। गिरोह के सरगना और बाकी सभी को प्रणाम करने के बाद झांग चेंगयुए उन्हें उस चौकोर मेज तक ले गईं, जहां दवाइयां रखी थी। इन दोनों की प्रतिक्रिया सभी की कल्पना से कहीं अधिक अप्रत्याशित थी। ऐसा नहीं था कि वे चौंके नहीं, बल्कि वे बेहद चौंक गए थे। जैसे ही उन्होंने पैकेट के अंदर की सामग्री देखी, उनकी आंखें मानो जमीन पर टिक गईं। उनके पैर मानो जड़वत हो गए, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ। उन्होंने जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया। उनके हाथ कांप रहे थे और उनके मुंह से लार टपक रही थी, लगभग जमीन को छू रही थी। कुछ देर बाद दोनों को आखिरकार होश आ गया। अपनी शर्मिंदगी को देख रहे दर्शकों के मनोरंजक भावों को अनदेखा करते हुए उन्होंने आगे कहा, यह 600 साल पुराना जिनसेंग है। यह 600 साल पुराना तियान की एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है। यह 400 साल पुराना तियानजिंग एक अन्य प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है, और यह 700 साल पुराना जिनशियानकाओ एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है। हाँ, बिल्कुल जैसा हर्बल क्लासिक में वर्णित है। और यह वाला? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? 1000 साल पुराना झानलुंगकाओ एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी? यह कैसे संभव है? लेकिन जड़ें ज्यादातर पतली और मुड़ी हुई होती हैं। तने सीधे, अकेले या गुच्छों में होते हैं, जिनमें महीन अनुदैर्ध्य रेखाएं होती हैं। चिकने या सिरे पर कुछ सफेद बाल होते हैं और ऊपरी भाग में बहुत अधिक शाखाओं वाले होते हैं। पत्तियां ऊपरी सतह पर गहरे हरे रंग की और निचली सतह पर हल्के रंग की होती हैं। आधार वाली पत्तियां डंठल वाली होती हैं, अंडाकार दीर्घवृत्ताकार, किनारों पर गोल या नुकीले दांतेदार किनारे। 100 साल के बूढ़े के दांत चांदी के होते हैं, 1000 साल के बूढ़े के दांत सोने के होते हैं। ये सुनहरे दांतेदार किनारे, हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बोलते ही मास्टर बाई ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। फिर दर्द से करा उठे। इसी बीच एल्डर हे यूनपू भी कुछ औषधीय नामों का बुदबुदा रहे थे जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था, और पूरी तरह से अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। अंत में उन्होंने हथेली के आकार की एक जड़ी बूटी उठाई और पूछा, यह क्या है? कैक्टस, मास्टर बाई ने जवाब दिया। बकवास। जड़ी बूटियों के विश्वकोश में लिखा है कि कैक्टस में कांटे होते हैं। क्या इसने आपके हाथ में चुभन पैदा की? यह तो मछली के हाथ वाली घास है। एल्डर हे भी असंतुष्ट थे और उन्होंने कहा, हर्बल क्लासिक कहता है कि फिश हैंड घास 3 उंगलियों के आकार की होती है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से 4 उंगलियां हैं। मास्टर बाई ने उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और ये शेष 4-5 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये हर्बल कंपेंडियम में दर्ज है? बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़कर ध्यान से सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने बहुत कम सीखा है, मैंने बहुत कम सीखा है। ओ पेंग ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, मास्टर बाई, एल्डर है। ये शब्द सुनकर दोनों चौंक गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे परिषद भवन में हैं, न कि औषधालय भवन में जहां वे आम तौर पर अकादमिक मामलों पर चर्चा करते थे। उन्होंने तुरंत सभी को प्रणाम किया और कहा, इतनी सारी अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा हूँ। कृपया हमें क्षमा करें, नेताजी और सभी लोग। सभी ने अभिवादन का जवाब दिया और कहा कि सब ठीक है।
ओ पेंग ने पूछा, महोदय, इन दवाओं का मूल्य और कार्य क्या है? एल्डर हे ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि गिरोह के सरगना को ये दुर्लभ औषधियां कहाँ से मिली। जिनसेंग, नोटो जिनसेंग, फील्ड एसेंस और हे शॉवू आम किस्में हैं, लेकिन इन जड़ी बूटियों की उम्र वाकई चौंकाने वाली है। 100 साल पुरानी जड़ी बूटी भी अत्यंत दुर्लभ होती है, और ये कम से कम 300 साल पुरानी है। जहां तक गोल्डन थ्रेड ग्रास और स्नेक गॉल ग्रास की बात है, ये बाहरी चोटों के इलाज के लिए उत्कृष्ट औषधियां हैं। स्नेक कंटेनिंग ग्रास, कोरल ग्रास और स्टोन विंड मेडिसिन आंतरिक चोटों के इलाज के लिए पवित्र औषधियां हैं। बाकी सभी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। जब इन्हें अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर और सम्राट, मंत्री और यिन यांग के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ और बहुमूल्य औषधि बन जाती है। इसी क्षण मास्टर बाई ने होश संभाला और जल्दी से कहा, प्रभु, जहां ये वस्तुएं मिली हैं, उस स्थान को पूरी तरह गुप्त रखना होगा। इनमें से ड्रैगन स्लेइंग ग्रास और पीकॉक ग्रास, शक्ति बढ़ाने वाली औषधियां जैसे कि क्यूई बूस्टिंग पिल्स, बनाने में मुख्य सामग्री है। यह हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। ये शब्द सुनकर सभी के कान खड़े हो गए। ओ पेंग ने पूछा, क्या प्राचीन ग्रंथों में क्यूई बढ़ाने वाली गोली को परिष्कृत करने की विधि दर्ज है? मास्टर बाई ने कहा, नहीं, क्यूई बूस्टिंग पिल बनाने की विधि बहुत पहले ही खो गई है। प्राचीन ग्रंथों में केवल कुछ इसी तरह की गोलियों का उल्लेख है, जिनका प्रभाव सीमित है और जिन्हें बनाने के लिए अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ओ पेंग ने कहा, मास्टर बाई, इन औषधीय जड़ी बूटियों को फार्मेसी में ले जाकर इनके प्रभावों का अध्ययन करें। साथ ही क्यूई बूस्टिंग पिल जैसी गोलियों के फॉर्मूले पर भी बारीकी से नजर डालें। शायद तैयार रहें। ओ पेंग के बोलने से पहले ही मास्टर बाई तुरंत समझ गए और बोले, मैं नेता के आदेशों का पालन करूंगा। फिर एल्डर हे के साथ मिलकर उन्होंने सावधानीपूर्वक पैकेज को परिषद भवन से बाहर निकाला। इसके बाद ओ पेंग ने झांग चेंगयुए को निर्देश दिया कि वह पैकेज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए औषधालय में अधिक जनशक्ति तैनात करें। मास्टर बाई और एल्डर हे के जाने के बाद ओ पेंग अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी निगाह एक बार फिर मेज पर रखे उस छोटे से डिब्बे पर पड़ी जिसे वह लाख कोशिश करने पर भी खोल नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने झांग चेंगयुए को शेंजी हॉल के प्रमुख शी युकुन को बुलाने का निर्देश दिया। शेंजी हॉल वह स्थान था जहां पियाओमियाओ संप्रदाय हथियार और गुप्त शस्त्र बनाता था, और प्रमुख शी पिंगयांग क्षेत्र में शस्त्र बनाने में माहिर थे। कुछ ही देर में शी युकुन परिषद भवन पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक उस छोटे से बक्से का निरीक्षण किया और कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वह एक पल के लिए हिचकिचाया और संकोचपूर्वक ओ पेंग से पूछा, मुखिया, मुझे लगता है कि हमें शी न्यू को आने देना चाहिए और उसे एक बार कोशिश करने देना चाहिए। यह स्टोन ऑक्स मिस्टी सेक्ट का एक ताकतवर योद्धा है जो माइटी वज्रहैंड तकनीक का अभ्यास करता है। उसका कुंग फू कौशल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी ताकत बेजोड़ है। साथ ही माइटी वज्रहैंड में विशेषज्ञता के कारण वह सेक्ट में सबसे शक्तिशाली है। शी युकुन के शब्दों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। डिब्बा महज सामान रखने का एक पात्र है। अंदर रखी चीजों को निकालने के लिए डिब्बे को सुरक्षित रखना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर यह संभव न हो तो जबरदस्ती ही एकमात्र विकल्प बचता है। अंततः जो आप चाहते हैं उसे पाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। शी न्यू भी सभा भवन में आ पहुंचा। वह लंबा चौड़ा और मजबूत शरीर वाला आदमी था। सभा भवन में मौजूद सभी लोगों से एक सिर लंबा, और उसके पूरे शरीर में मजबूत मांसपेशियां थीं। उसकी सीधी सादी और सरल मुस्कान देखकर ओ पेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
उसने बस उसे छोटा सा डिब्बा पकड़ाया और आदेश दिया, इसे खोलो। शिन्यू ने बिना कुछ कहे डिब्बा ले लिया और उसे बीच से खोलने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा हिला तक नहीं। फिर शिन्यू ने डिब्बे को जमीन पर रख दिया, गहरी सांस ली, अपनी सारी ऊर्जा अपने दांत्यान में केंद्रित की और अचानक उसकी भुजाएं बहुत मजबूत हो गईं। उसकी उंगलियां पहले से बड़ी हो गईं। फिर शिन्यू चिल्लाया, उसकी नजरें डिब्बे पर टिकी थीं और उसने अपने हाथों से उस पर जोरदार प्रहार किया। एक धीमी सी धड़ की आवाज के साथ उसके पंखे जैसे हाथों ने डिब्बे पर प्रहार किया, लेकिन जैसा कि सभी को उम्मीद थी, वह चकनाचूर होने के बजाय परिषद भवन के नीचे पत्थर की पटिया में धंस गया। शिन्यू ने पत्थर की पटिया से डिब्बा निकाला, साबुत डिब्बे को देखा, अपना सिर खुजाया, गिरोह के सरगना की ओर मासूमियत भरे चेहरे से देखा और काफी चिढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिर यह चीज क्या है? शिन्यू को विदा करने के बाद ओ पेंग खुद भी परेशान हो गया। अब वह उस डिब्बे का क्या करे? अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी कमर पर लटकी तलवार निकाली, लेकिन तुरंत ही उसे म्यान में वापस डाल दिया। सभा भवन में मौजूद बाकी लोगों की आंखें भी चमक उठीं, क्योंकि वे समझ गए थे कि उनके नेता ने संदूक खोलने का एक अच्छा तरीका खोज लिया है। झांग चेंगयुए ने ओ पेंग के निर्देशों का इंतजार किए बिना ही शी युकुन से कहा, क्या हॉल मास्टर शी के हॉल में जल काटने वाली तलवार नहीं है? क्यों न इसे आजमाया जाए? शी युकुन ने ओ पेंग की ओर देखा और यह देखकर कि गिरोह के सरगना ने कोई आपत्ति नहीं जताई, उसने कहा, कृपया एक पल रुकिए, गिरोह के सरगना और सभी लोग, मैं अभी वापस आता हूँ। कुछ ही देर में शी युकुन एक प्राचीन म्यान वाली छुरी लेकर लौटा। उसने ओ पेंग से कहा, मुखिया, मुझे पहले इसे आजमाने दीजिए। ओ पेंग ने सहमति में सिर हिलाया। शी युकुन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। अन्य तलवारों के विपरीत यह चमकदार नहीं थी, बल्कि इसका ब्लेड गहरा था और जब कभी कभार इस पर प्रकाश पड़ता था तो यह काली बिजली की तरह चकाचौंध पैदा करता था। शी युकुन ने अपना चाकू उठाया और पहले संदूक के एक कोने पर धीरे से वार किया। संदूक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने गहरी सांस ली, सेवरिंग वाटर तलवार को दोबारा उठाया और पूरी ताकत से संदूक के एक कोने पर वार किया। हालांकि जैसा कि सभी ने कल्पना की थी, वैसी कोई चटकने की आवाज नहीं आई। वास्तव में कोई आवाज ही नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे चाकू रुई पर लगा हो। डिब्बा वहीं पड़ा रहा, पूरी तरह से सुरक्षित। ओ पेंग ने शी युकुन की ओर देखा, जो एक और वार करने ही वाला था, और कहा, मुझे चाकू दो। ओ पेंग ने शी युकुन से चाकू लिया, उस डिब्बे को जमीन पर उस छोटी सी खांच में रखा जिसे पत्थर के बैल ने अभी अभी बनाया था, और फिर अपनी सारी ऊर्जा अपने दांतियान में केंद्रित कर ली। उनका चेहरा लगातार छठी बार रंग बदलता रहा, फिर रुक गया। उनके बगल में खड़े चौथे और छठे भाई ईर्ष्या से देखते रहे और मन ही मन सोचने लगे, हमारे संप्रदाय के नेता की दिव्य शक्ति इतनी गहरी है कि वे छठे स्तर तक पहुंच चुके हैं। ओ पेंग ने जल विभाजन तलवार उठाई और अपनी आंतरिक ऊर्जा उसमें प्रवाहित की। तलवार अब पहले की तरह काली नहीं रही, दिव्य शक्ति के प्रभाव से उसका रंग भी बदलने लगा। फिर ओ पेंग ने चिल्लाते हुए डिब्बे पर वार किया।